जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की इस श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं जीएस जीके का एक दमदार सेशन, जिसमें हम एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जीएस जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। प्रतिदिन शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर पर। ठीक है, एक बार से आप लोग क्या करेंगे, सेशन में को दोस्तों में शेयर करेंगे, सेशन को दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस तरह की क्लासों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, 3-4 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि आवश्यक कार्यों के चलते थोड़े मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी, तो हम वहाँ पे बाहर चले गए थे झांसी उनको दिखाने के लिए। तो आने जाने के सफ़र के कारण क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। परंतु हम फिर से पुनः निरंतर क्लासों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और आप सभी से इस तरह की क्लासों में जिसमें हम जीएस जीके के प्रश्नों का अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल ही जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं वो लोग सिर्फ बहाना खोजते रहते हैं। कहने का मतलब है, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करिए, आप सीधा तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, सीधे तैयारी शुरू करना है। आप वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो तैयारी मेरे साथ ही कर रहे हैं और बहुत सारे साथी जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग क्या सोच रहे हैं, जैसे उन्हें कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जैसे यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि यूपी पुलिस की जब वैकेंसी आ जाएगी तभी हम तैयारी शुरू करेंगे। तो वो लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। ये वो लोग हैं जो आपकी केवल एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम में जो विद्यार्थी होंगे उनकी संख्या बढ़ाएंगे, और ऐसे लोग केवल और केवल पैसा बर्बाद करते हैं, समय को अपना बर्बाद करते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी का इंतज़ार नहीं कीजिए। क्योंकि युद्धाभ्यास क्यों किए जाते हैं किसी देश के साथ? जैसे युद्धाभ्यास करना है, कोई देश आक्रमण करता है तो कोई देश इसीलिए युद्धाभ्यास करता है कि हमारे हथियार कैसे हैं, हथियार चल रहे, अकस्मात कोई आक्रमण हो जाए तो हम उनको चलाने का प्रयास करते रहते हैं बीच बीच में। तो उसी प्रकार कहा गया है कि युद्ध से पहले की गई तैयारी युद्ध में हमेशा आपको विजय दिलाती है। तो परीक्षा से पहले की गई तैयारी आपको परीक्षा में विजय दिलाएगी। ये आपसे निवेदन है कि आप लोग तैयारी करते रहेंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बात करेंगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की, तो साथी ये आपका ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा? ओडिशा में स्थित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त ओडिशा में आपका हो जाएगा सिमलीपाल के अलावा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ओडिशा में हो जाएगा। बात करेंगे राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में आपको याद रखना है एक राष्ट्रीय उद्यान है बहुत प्रसिद्ध, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सर यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका, ये कहाँ पर है सर? क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है राजस्थान के बारे में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। क्या याद रखना है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, आप इसको देख लेंगे, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो सिमलीपाल की बात की जाए या फिर भीतरकनिका की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपको ओडिशा लगा के आना है। ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इस तरह से क्वेश्चन है कि जो हमको दिखाई देता है उसके पीछे जो आँख होती है उसमें एक प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे जो अपनी आँख होती है उसमें एक भाग होता है जिसका नाम होता है रेटिना। बात करेंगे साथ ही रेटिना के बारे में, तो यहाँ पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये जो प्रतिबिंब बनता है ये साथी आपका रेटिना पर बनता है। और याद रखना है ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है? ये आपका हमेशा उल्टा बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, इसलिए वस्तुएं हमें सीधी दिखाई देती हैं। यदि प्रतिबिंब सीधा बनता तो वस्तुएं हमें उल्टी दिखाई देती, लेकिन ईश्वर की महिमा आप सभी जानते हैं, वो तो हमको कैसा बनाता है, किस तरह से बनाता है। तो इसी प्रकार रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, और बात करेंगे, आपने सुना होगा नेत्रदान के बारे में। किसके बारे में? नेत्रदान के बारे में। जब नेत्रदान की बात आती है सर, तो नेत्रदान में क्या होता है? जो आपका नेत्र का कॉर्निया भाग होता है। कौन सा? जो आपका नेत्र का कॉर्निया भाग होता है, इसी को दान किया जाता है। तो आपको आँख के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है।
रेटिना याद रखना है, जिसमें क्या होता है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तथा नेत्रदान में क्या होता है साथी, कॉर्निया वाला जो भाग होता है उसको दान किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। 2022 का यूएस ओपन, ये आपका यूएस ओपन से याद रखना है। यूएस ओपन का मतलब क्या होता है, अमेरिका में आयोजित एक ऐसा टेनिस टूर्नामेंट जिसमें आपके विभिन्न खिलाड़ी भाग लेते हैं और इसका आयोजन किया जाता है अमेरिका में, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ओपन की बात की जाए 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो आपको याद रखना है ईगा स्वियाटेक ने जीता है। किसने साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ईगा स्वियाटेक ने इसको जीता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो आपको याद रखना है यूएस ओपन की बात की जाए साथी, आपको ईगा स्वियाटेक ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, क्योंकि यूएस ओपन क्या होता है, ये साल का अंतिम टूर्नामेंट होता है। जो आपके साल में 4 ग्रैंड स्लैम खुले जाते हैं, उनमें से जो अंतिम होता है ये आपका यूएस ओपन होता है, इसको याद रखना है आपको। और ये जीता, महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ईगा स्वियाटेक ने जीता है। जबकि पुरुष एकल में बात की जाए किसने जीता है, सर क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो याद रखना है पुरुष एकल का खिताब आपका जीता है अल्कराज ने। किसने, कार्लोस अल्कराज नामक एक व्यक्ति है जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। राफेल नडाल का इनको उत्तराधिकारी माना जाता है और इन्होंने अपना क्या जीता है, जो यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब होता है उसको इन्होंने जीता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे रिबाकिना के बारे में। तो साथी ये रिबाकिना जो है, इन्होंने पिछले वर्ष आपका विंबलडन ओपन हुआ था, क्या हुआ था, विंबलडन ओपन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विंबलडन जो ओपन हुआ था 2022 का, याद रखेंगे, इसमें जो महिला एकल का खिताब था वो रिबाकिना ने जीता था। आर्यन सबालेंका की बात की जाए साथी, तो आर्यना सबालेंका इनका पूरा नाम है। और याद रखेंगे इन्होंने जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हाल ही में करंट में चर्चा में रहा था। और इसमें महिला एकल की बात की जाए तो इसने जीता है, आपका आर्यना सबालेंका ने जीता है, ठीक है। तो यूएस ओपन 2022 की हमने बात की थी, ईगा स्वियाटेक ने इसको जीता है। और सानिया मिर्जा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल में ये उपविजेता रही। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2023 महिला फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा। 2023 में जो साथी आपका महिला फीफा विश्व कप खेला जाएगा, तो याद रखना है इसका आयोजन आपका कहाँ पर होगा साथी, ये ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर साथी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। यानी कि तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ए और सी, यानी कि ऑप्शन ए और सी के माध्यम से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे इसकी। क्या करेंगे, याद रखना है आपको, संयुक्त रूप से दोनों देश फीफा की मेजबानी करेंगे। क्या करेंगे, फीफा की मेजबानी। बात करेंगे फीफा की स्थापना के बारे में, तो फीफा की स्थापना साथी 1904 में हुई थी। अब आपको याद कैसे रखना है फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो फीफा में कितने हुए वर्ड, 4, फीफा में वर्ड 4, इसकी स्थापना 1904, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। जबकि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा, ज्यूरिख में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, ज्यूरिख में हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भीतरगांव मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो भीतरगांव मंदिर की बात की जाए साथी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश में आपका कानपुर नगर पड़ता है, क्या पड़ता है, देखो कानपुर नाम से उत्तर प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक आपका है कानपुर नगर, एक कानपुर नगर है, जबकि दूसरा क्या है, कानपुर देहात, ठीक है। आपको याद रखना है। तो भीतरगांव जो मंदिर है साथी, वो उत्तर प्रदेश का जो नगर है, कानपुर जो नगर है, उसमें याद रखना है, वहीं पर पड़ता है। कानपुर नगर का एक स्थान है जिसे हम घाटमपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इसको याद रखना है, घाटमपुर के नाम से जानते हैं कानपुर नगर में। और इसी घाटमपुर में आपका भीतरगांव मंदिर स्थित है। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो याद रखेंगे यहाँ गुप्तकालीन कुछ अवशेष मिले हैं। गुप्त काल का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, याद रखेंगे, गुप्तकालीन मंदिरों का उदाहरण है, और ये कानपुर के भीतरगांव में स्थित है, ठीक है। इसको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से हम मंदिरों के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पर हमको एक मंदिर मिलता है खजुराहो का मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और चंदेल राजाओं ने इसको बनाया था। खजुराहो का जो मंदिर है, इसको चंदेल राजाओं ने बनवाया था और ये आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में आपको याद रखना है एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, आपका कौन सा हो जाएगा, एक मिनट साथी, सॉरी साथी, वो बीच में फ़ोन आ गया था भैया का, ठीक है। आप देख लेंगे, हमने देखा मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों के बारे में, इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा कानपुर नगर में भीतरगांव मंदिर। इसके अलावा तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पर हम याद रखेंगे रमप्पा मंदिर के बारे में। किसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है साथी, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। जो आपका रमप्पा मंदिर है ये तेलंगाना में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 मंदिर देखे, इनको आप लोगों को याद रखना है। भीतरगांव मंदिर का राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो बात करेंगे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु सरकार ने की है। किसने साथी, तमिलनाडु सरकार ने की है। और यहाँ के सीएम की बात की जाए कौन हो जाएंगे, आपको याद रखना है पिनरई विजयन। कौन हो जाएंगे, पिनरई, जो आपके पिनरई विजयन नहीं होंगे, MK स्टालिन हो जाएंगे, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। जो आपके तमिलनाडु के सीएम हैं वो कौन है,
M.K. स्टालिन, ठीक है। पिनराई विजयन आपके पुदुचेरी के हैं, ठीक है। एक मिनट, पिनराई विजयन आपके केरल के हैं और जो M.K. स्टालिन है इनको याद रखना है। M.K. स्टालिन है आपके, ये कहाँ के हो जाएंगे, तमिलनाडु के। जबकि केरल की बात की जाए तो अभी हमने डिस्कस किया था पिनराई विजयन के बारे में, इनको याद रखना है। पिनराई विजयन कहाँ के हैं, पिनराई विजयन आपको याद रखना है केरल के हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे पुदुचेरी के सीएम के बारे में, इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। पुदुचेरी के सीएम कौन है सर, पुदुचेरी के सीएम है एन रंगास्वामी, ठीक है। इनको याद रखना है, बहुत कन्फ्यूजन होती है साथी इनमें, कभी कभी हमको भी हो जाती है, ठीक है। तो हम भी एक व्यक्ति है, हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के सीएम के बारे में जिन्होंने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है, M.K. स्टालिन हो जाएंगे। जबकि केरल की बात की जाए साथी पिनराई विजयन हो जाएंगे। जबकि पुदुचेरी की बात की जाए तो एन रंगास्वामी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे असम के बारे में, तो असम के सीएम की बात की जाए कौन हो जाएंगे आपके, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये भारतीय जनता पार्टी से बहुत कड़क सीएम है, ठीक है, इनको आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा गुजरात की बात की जाए तो गुजरात सरकार ने एक योजना शुरू की है, सीमा दर्शन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सर क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीमा दर्शन योजना, सीधा पूछेगा सीमा दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना है सर ये आपकी सीमा दर्शन योजना हो जाएगी गुजरात राज्य से संबंधित, ठीक है। और भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, कौन है, भूपेश बघेल, ठीक है, याद रखेंगे। भूपेश भाई बघेल जो होते हैं यहाँ के क्या है, सीएम है, इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। तेलंगाना की बात की जाए तो एन चंद्रशेखर ने यहाँ के सीएम हो जाते हैं और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और असम के सीएम की बात आप करेंगे तो असम के सीएम कौन हो जाएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। जो साथी ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होते हैं 2024 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो बात करेंगे आईओसी के बारे में। किसके बारे में, आईओसी के बारे में। ओलंपिक की बात की जाए तो इसकी स्थापना, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी थी, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। कब हुई थी, 1894 इसकी स्थापना हुई थी। जबकि फर्स्ट ओलंपिक जो हुए थे वो आपके 1896 में हुए थे, ये भी याद रखना है, 1896 में हुए थे। आईओसी की स्थापना 1894, जबकि इसका फर्स्ट ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था एथेंस में। जब कहाँ पर और कब हुआ था, तो याद रखना है आपका 1896 में हुआ था, ठीक है। और ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे ल्यूसाने में, कहाँ पर, ल्यूसाने में आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, तो ल्यूसाने में आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय हो जाएगा। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की बात की जाए सर, इसका आयोजन पेरिस में होगा। कहाँ पर होगा, पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। जबकि जो 2020 के हुए थे इनका आयोजन हालांकि 2021 में हुआ था, क्योंकि उस समय क्या हो गया था, कोविड हो गया था। तो पेरिस में आपके 2024 में हो गए, 2020 के टोक्यो में हुए थे। लॉस एंजल्स की बात की जाए तो साथ ही ये 2028 में होंगे। जबकि 2032 में जो आपके होंगे, जो 2032 में होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इनको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति अपना सर्वोच्च न्यायालय के तहत क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है, ठीक है। इसको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेगा। और इसके अलावा क्या है, परामर्श माने अथवा ना माने ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। परामर्श आपको मिल तो जाएगा, लेकिन मानना ना मानना आपकी वो जिम्मेदारी। मतलब ये इस तरह से हो गया कि जब आप परिवार के छोटे सदस्य हैं, आपसे कोई बात हुई, पिताजी ने आपसे परामर्श तो लिया, आपकी बात नहीं मानी, ठीक है, तो इस तरह से होता है। उसी तरह से राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श तो ले सकता है, लेकिन बात माने अथवा ना माने उसके लिए कोई बाध्य नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 61 की बात की जाए तो सर इसके अंतर्गत हम देखते हैं महाभियोग के बारे में। किसके बारे में, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है, जो आपका महाभियोग होता है, इसके बारे में हम देखते हैं अनुच्छेद कौन से, 61 में। इसके अलावा अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति क्षमादान करता है, राष्ट्रपति का क्षमादान हो जाता है। जबकि अनुच्छेद 123 में आपका अध्यादेश हो जाता है, जो आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका अनुच्छेद 123 में हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 143 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो बात करेंगे 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी साथी, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, याद रखना है आपको। जबकि 2016 में, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, 1916 में जब आपका 1916 में अधिवेशन हुआ लखनऊ में। इसको याद रखना है 1916, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था साथी, आपके गरम दल और नरम दल 1916 के अधिवेशन में एक हुए थे। और इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष थे,
ठीक है। 1916 में आयोजन हुआ था लखनऊ में। जबकि 1907 में, जब आपके 1907 में गरम दल नरम दल अलग हुए, तो इसमें क्या हुआ, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता हुई थी। और एकमात्र व्यक्ति जिसे जो कांग्रेस का कभी राष्ट्रपति नहीं बना, या किसी जिसे कभी राष्ट्रपति नहीं बनाया गया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, लाला लाजपत राय आपके अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, इनको भी याद रखना है। और लाला लाजपत राय की 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में मृत्यु हो जाती है, ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश के एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम। कूलाम क्या हो जाएगा आपका विद्युत आवेश का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यह मात्रक हो जाएगा। जबकि एम्पियर की बात की जाए तो ये विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत, याद रखना है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी करंट। जबकि ज्योति तीव्रता की बात की जाए साथ ही ये कैंडला का मात्रक होता है। किसका, जबकि एक राशि होती है कैंडला, कैंडला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता। और ताप का मात्रक होता है आपका सेल्सियस। ठीक है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके देखे जाने लगे हैं एग्जाम में, इनको भी याद रखेंगे। जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, सबसे पहले तो याद रखेंगे मृत्यु कब हुई। तो याद रखना है 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी दिन 1 अगस्त को आपका असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना है मुंबई में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि लंदन में हुई थी। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी वो मुंबई में हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय देखो, जब 1920 में मृत्यु हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन होगा, चेम्सफोर्ड होगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, चेम्सफोर्ड हो जाएगा। क्योंकि चेम्सफोर्ड 19 से लेकर 23 तक रहा था। ठीक है, इसी के समय 1919 में आपका रॉल एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत सारी गतिविधियाँ हुई थी, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी चेम्सफोर्ड के समय। ठीक है, इसको याद रखना है। 1920 में इसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और वायसराय भारत का चेम्सफोर्ड होता है। इसके अलावा नीलनेत गो की बात की जाए तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय वायसराय नीलनेत गो था। जबकि कर्जन ने 1905 में विभाजन करवाया था और 1905 तक कर्जन रहा था। और 1905 से 1910 तक मिंटो सेकंड रहा था, जिसके समय आपका वो कानून आया था जिसमें आपका पृथक निर्वाचन की बात की गई थी मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो संवैधानिक सुधारों में एक था, ये भी मिंटो सेकंड के समय आया था, पृथक निर्वाचन की मांग हुई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, और 1905 से 1910 तक क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, आपने देखा होगा। तो 1905 से 1910 तक मिंटो सेकंड का कार्यकाल था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, ये पुस्तक किसकी है, तो याद रखना है आपको, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रहे, पूर्व कप्तान थे, सौरभ गांगुली की प्रसिद्ध पुस्तक। किसकी, सौरभ गांगुली की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है, प्लेइंग इट माई वे, ये याद रखना है आपको। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है, तो हो जाएगी आपकी सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, मिल्खा सिंह की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है साथी रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, ये भी याद रखना। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है, तो मिल्खा सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे आपकी सचिन तेंदुलकर की। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ हो जाएगी आपकी किसकी, सौरभ गांगुली की। जबकि एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गोल्डन बॉय नाम से लिखी गई थी। किस नाम से, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। पूरी पुस्तक थी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये पुस्तक थी आपकी नवदीप सिंह गिल की। किसकी, नवदीप सिंह गिल की, जो कि भारत के प्रसिद्ध राइटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात की जाए साथी तो इसका नाम बदल करके आपका शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि शहीद भगत सिंह आपके पंजाब क्षेत्र से संबंधित थे और पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी या फिर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी ही चंडीगढ़ है। तो इसलिए इनके नाम पर एयरपोर्ट की स्थापना की गई है या नाम बदला गया है, इसको याद रखना है। कुशीनगर एयरपोर्ट की बात की जाए साथी तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। जबकि बात की जाए वाराणसी एयरपोर्ट की, वाराणसी एयरपोर्ट को हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के नाम से। किस नाम से, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पूछ लेगा कहाँ पर है साथी, तो आपको याद रखना है ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जबकि डोनी पोलो एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। अरुणाचल प्रदेश में आपका डोनी पोलो एयरपोर्ट है, जिसका अर्थ होता है
सूर्य और चंद्रमा एयरपोर्ट, ठीक है, याद रखना है आपको। ये अरुणाचल प्रदेश में अति महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर में भी चर्चा में रहा था, ठीक है। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, वाराणसी एयरपोर्ट जिसे हम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्यों का अवकाश होता है, यानी कि ऐसे कितने सदस्य जो प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं या उनको अवकाश प्रदान कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है जो आपका टोटल राज्यसभा के जो सदस्य होंगे कितने, याद रखना है जितने RS में, यानी कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं टोटल सदस्य का 1/3, याद रखना है 1/3 जो भी सदस्य होंगे। जिस प्रकार आपके मान लीजिए 250 सदस्य हैं, ये आपके राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। जब हम इसका 1/3 निकालेंगे तो 3 से भाग दे के काटेंगे तो 3 8 24 और 3 त्रिका 9, लगभग प्रत्येक 2 वर्ष में 83 सदस्य बदल दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये भी याद रखना है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष 83 सदस्य, लगभग 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1/3 सदस्यों को प्रत्येक वर्ष राज्यसभा में अवकाश प्राप्त दिया जाता है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादन स्थित है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर भारत में सर्वाधिक % वन है, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी एक 2021 में रिपोर्ट आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वन रिपोर्ट जो होती है वो देहरादून से प्रकाशित होती है। कहाँ से? देहरादून से, ये भी याद रखना है, देहरादून से यहाँ पर वन रिपोर्ट प्रकाशित होती है और 2021 में आई थी और प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, ये भी याद रखना है, प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, ये भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो 2021 में जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ आंकड़े आए जिनमें सबसे पहले पूछेगा सर्वाधिक वन, क्या पूछेगा? सर्वाधिक वन कहाँ पर है, और मोस्टली यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ पर है, सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ पर है, और सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कहाँ पर हुई है। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे कम वन कहाँ पर है, इस तरह से क्वेश्चन है 4, आपको याद रखना है। 2021 में रिपोर्ट आई थी। तो सर्वाधिक वन की बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वन है। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ पर है, तो लगभग उस राज्य के लगभग 85% हिस्से पर वन है, तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो वही पूछा है ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर क्या है आपका सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादन है, यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत वन है, तो इसका राइट आंसर आपका मिजोरम होगा। लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक % वन बनेगा, तो वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। इसके अलावा सबसे कम वन कहाँ पर है, तो हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ पर? हरियाणा में, ठीक है। इसी प्रकार आपके ऑप्शन भी है, याद रखना है आपको। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक प्रतिशत वन मिजोरम में, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि आंध्र प्रदेश में, जबकि सबसे कम हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दशावतार लोक नृत्य किस राज्य में से संबंधित है। कह रहा है दशावतार जो लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। देखो दशावतार के संबंधित 2 क्वेश्चन है। एक तो आपका बनता है लोक नृत्य के बारे में, फोक डांस के बारे में, ठीक है, और एक बनता है लोक मंदिर के बारे में। दशावतार मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, ये भी याद रखना है। ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो लोक नृत्य की बात की जाए साथी, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हो जाएगा। जो दशावतार लोक नृत्य है महाराष्ट्र में हो जाएगा। जबकि मंदिर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर वाले एरिया में आपका पड़ता है दशावतार मंदिर। ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के झांसी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आपका भील नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? भील जनजाति एक नृत्य करती है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में हमने देखा कौन कौन से नृत्य होते हैं। आपका झूमर होता है। कौन सा होता है? सॉरी, घूमर होता है। झूमर नहीं होता है, झूमर दूसरे हरियाणा में होता है। बात की जाए घूमर की, घूमर कहाँ पर होता है? राजस्थान में। इसके अलावा कालबेलिया कहाँ पर होता है? कालबेलिया ये भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशावतार लोक नृत्य, हमने बताया आपको, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र में क्या होता है? दशावतार के अलावा लावड़ी होता है, लावड़ी के अलावा तमाशा होता है, ठीक है। तमाशा के अलावा कौन सा होता है? नकटा होता है, नकटा होता है, ठीक है, नकटा होता है। इसके अलावा कोली होता है। ये बहुत सारे लोक नृत्य जो कि प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कोली, ये कोहली नहीं है, कोली है, ठीक है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में विदेशिया लोक नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा? विदेशिया लोक नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी दूरी से संबंधित इकाई है। तो दूरी से संबंधित, लेंथ से संबंधित बात की जाए, प्रकाश वर्ष,
ये आपकी दूरी की इकाई है। इसके अलावा पारसेक जो कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। लंबाई ये भी आपकी दूरी की इकाई है, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये सारी की सारी आपकी प्रकाश वर्ष। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, प्रकाश वर्ष जब बात आती है तो यहाँ पर समय की आपको समझ में आता है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर इसमें लगता है कि समय की ये इकाई है, लेकिन ये समय की नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है ये दूरी की है प्रकाश वर्ष। मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश जो एक वर्ष में अपने प्रकाश चाल या दूरी तय करता है। सूर्य का प्रकाश जो आया वो एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करेगा उसे हम प्रकाश वर्ष नाम देंगे, ठीक है। और पारसेक की बात की जाए ये तो सबसे बड़ी दूरी है, और पारसेक में क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं लगभग, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लंबाई भी आपकी दूरी की ही इकाई है। तो सारे के सारे ऑप्शन दूरी से संबंधित हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल का आयोजन कहाँ पर होगा? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो आपकी चल रही है अभी, आपका 7 जून से टेस्ट शुरू भी हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका भविष्य में बन सकता है आपका, ठीक है। तो याद रखना है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की बात की जाए, साथ ही इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इंग्लैंड में होगा। कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो क्रिकेट का जन्म हुआ है वो इंग्लैंड से हुआ है, और इसी कारण इंग्लैंड में प्रत्येक 2 वर्ष में लंदन में अब की बार लंदन में होगा, ठीक है। याद रखेंगे इसका फाइनल किया जाता है, इंग्लैंड के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो पिछली बार ब्रिस्बेन में हुआ था, जबकि अगर इस बार चल रहा है ये 7 जून से शुरू हो चुका है, ये आपका लंदन में शुरू हो चुका है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इसमें 2 टीमें आपकी प्रसिद्ध हैं, यानी कि जो भिड़ रही हैं फाइनल में 2 टीमें हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल है। इनको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पिछली बार इंडिया और न्यूजीलैंड के बाद हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड जीता था 2021 में, जबकि 2023 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। इसका फाइनल आपका 11 तारीख को होगा, मतलब फाइनल डे इसका 11 तारीख को होगा, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तो 2023 के फाइनल का आयोजन कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में होगा। और 2021 में कहाँ पर हुआ था? ये भी इंग्लैंड में हुआ था, तब ब्रिस्बेन में, जबकि इस बार लंदन के ओवल मैदान में हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य हो रहा है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने साथ ही 88.67 मीटर क्या फेंका है? भाला फेंका है। नीरज चोपड़ा आपके प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी हैं, याद रखना है। तो इन्होंने क्या फेंका है? 18.67 मीटर भाला फेंका है। जबकि जैकब बर्लेज नामक एक व्यक्ति थे जो कि चेक रिपब्लिक के, चेक गणराज्य के थे, इन्होंने भाला फेंका है साथ ही 88.63, मतलब 0.04 से ये क्या हुआ है आपका डिस्कस हुआ है, 0.04 से इसका फाइनल डिस्कस हुआ है। तो नीरज चोपड़ा ने इसको जीता है, जबकि उपविजेता यानी कि सिल्वर मेडल जैकब ने, और थर्ड मेडल यानी कि ब्रॉन्ज मेडल एंडरसन पीटर ने जीता है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। तो डायमंड लीग 2022 में भी नीरज चोपड़ा ने जीती थी, और 2023 में भी आपकी किसने जीती है? नीरज चोपड़ा ने जीती है, ठीक है। और इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ है? कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। ये भी याद रखना है। दोहा डायमंड लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोहा की राजधानी में हुआ है, ठीक है। सॉरी, कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा है प्रतिदिन शाम 4 बजे बारिश होती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है जहाँ पर प्रतिदिन शाम 4 बजे बारिश होती है? तो आपको याद रखना है जो आपकी इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा जो है, जिसे हम इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विषुवत रेखा। यहाँ पर साथी क्या होता है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होने का कारण यही है कि प्रतिदिन शाम 4 बजे यहाँ पर बारिश होती है, बादल बनते हैं, क्योंकि दिन भर की गर्मी शाम को बादल बन जाते हैं और 4 बजे बारिश हो जाती है, ठीक है। कर्क रेखा की बात की जाए जो भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, और ये 23/1/2 नॉर्थ है, ठीक है, याद रखना है उत्तर है। जबकि मकर रेखा 23/1/2 क्या है? साउथ है। ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं, ये भी याद रखना है। पृथ्वी पर कोई रेखा स्थित नहीं है, ये केवल ग्लोब में स्थित है। तो प्रतिदिन शाम 4 बजे बारिश भूमध्य रेखा पर होगी, जिसे हम इक्वेटर नाम भी देते हैं। ये भी याद रखना है इंग्लिश मीडियम वालों को, इक्वेटर, ठीक है, इसको भी याद रखना है इक्वेटर के बारे में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस पसंद आया होगा। थोड़ा समस्याएं तो साथी आ जाती हैं, लेकिन समस्याओं से लड़ना, समस्याओं से आगे बढ़ना लड़ करके, ये हमारी खूबी है, क्योंकि हमको इंसान बनाया है भगवान ने। तो याद रखना है आपको क्या करना है, आपको क्लास के साथ जुड़े रहना है, आपको जुड़े रहना है। हम निरंतर आपकी क्लास लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कल से हो सकता है निरंतर क्लासें शुरू हो, थोड़ी फादर की तबीयत ख़राब थी। तो आपसे निवेदन है, एक बार से यदि क्लास पसंद आई है सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, देखते रहिए GSF/DS सर। बड़ों को सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल इसी वक्त, अपना भी ख्याल रखना। जय हिंद।